नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लाइट चैप्टर से 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई कंपटीशंस में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अंत तक जरूर देखें, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, साबुन के बबल पर अगर हम श्वेत प्रकाश डालेंगे तो वो कलर में दिखाई देता है। आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ बबल है और इस बबल पे जब वाइट लाइट डाला जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कलर दिख रहा है। ठीक है, कैसा कलर दिख रहा है? एक हल्का, मतलब कि ब्लू टाइप का है, हल्का सा। तो ये एक कलर नहीं रहता अगर ये वाइट लाइट नहीं डालते तो। कि किस घटना की वजह से? कोई तो घटना घट रहा होगा लाइट का। वो घटना का नाम क्या है? विवर्तन है, ध्रुवन है, व्यतिकरण है, परावर्तन है। तो व्यतिकरण है। विवर्तन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से ऐसी होती है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। सेकेंड देखते हैं, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? सही बात है। आप देखे होंगे कि पानी उनी अगर रोड पर जमा है, अगर किसी भी बाइक उइक वगैरह या कुछ भी देखते होंगे कि कोई मतलब गाड़ी ऐसा जा रहा है जिससे कि उससे का पेट्रोल हो गया है या उसका मोबिल वगैरह अगर किसी कारण दो चार बूंद गिर जाते हैं तो उसका फिगर में जैसा देख रहे हैं उस तरह का कलर दिखने लगते हैं। आप देखे होंगे अक्सर ऐसा, मतलब आप देखोगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टंकी उनकी अगर फूट जाता है ना, और उससे जो है ऐसे रिसाव होने लगता है, नीचे की ओर गिरने लगता है रोड पे। तो वहाँ पे अगर पानी है रोड पे बरसात के दिनों में तो इस तरह का जैसा देख रहे हैं आप फिगर में कलर दिखने लगता है ना। तो क्यों होता है, किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन में एक है, किसके कारण होता है? ऑप्शन है आपका परिक्षेपण, अपवर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण। तो ये भी घटना व्यतिकरण के कारण होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। बरसात के दिन जल की छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो आपका आंसर हो गया व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? उच्च अपवर्तन के कारण, बहुलित आंतरिक परावर्तन। देखिए, बहुलित का मतलब यहाँ पूर्ण है, पूर्ण से बहुलित पृष्ठ परावर्तन, 100% संचरण। अब देखिए, ये आप फोटो में देख रहे हो हीरा कैसा चमक रहा है। तो यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि पहले इसमें समझिए कि अगर आपका डेंसर मीडियम से, सपोज कीजिए कि नीचे वाटर है, ऊपर में एयर है, एयर है, नीचे वाटर है। अगर वाटर से एयर की ओर लाइट जा रहा है तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि लाइट जिस मीडियम से जा रहा है उसी मीडियम में वापस हो जाता है। इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। तो यहाँ पे जो घटना घट रही है एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घट रही है, जो आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं। ये डायमंड है, एयर है इधर, क्रिटिकल। देखिए कि जब यहाँ लाइट इन कर गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायमंड के अंदर है, ये एयर में बाहर आना चाहता लेकिन बाहर आया नहीं, बल्कि ये वापस उसी मीडियम में लौट गया। और यही घटना हमेशा घटते रहती है उसी में, मतलब लाइट हमेशा घूमते फिरते रह गया उसी में, ऐसे घूमते फिरते रह जाएगा, मतलब बाहर निकल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट जो है डेंसर मीडियम से जब ये रेयर मीडियम में जाता है तो उसी मीडियम में वापस ये लाइट उसी के अंदर आ जाते हैं। तो इसके कारण से हीरे जगमगाते नजर आते हैं, चमकीले। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटो आप देख सकते हैं इसमें कैसे घटनाएं घट रही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में क्या अंतर देख सकता है? लंबाई, रंग, लेंस का आकार, लेंस की लंबाई और आकार। फोटो में देखिए बनाया गया है दोनों, आप देख सकते हैं, फोटो को देख करके भी समझ सकते हैं। इसमें चाहे लंबाई का हो चाहे आकार का हो, सब पे अब इमेज कैसा बन रहा है उस पर भी देखिए, यानी कि लेंस की लंबाई और आकार दोनों पे, है ना, अंतर देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 5 नंबर है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? देखिए जी, जैसे होता क्या है कि अगर ग्लास हो या कोई भी ट्रांसमीडियम हो, अगर सेम मोटाई का ग्लास है और अगर हम लाइट पास कर रहे हैं तो सेम जो है से ऑब्जर्व करेगा लाइट, यानी कि मोटाई अगर सेम हो तो ऑब्जर्वेशन भी लाइट का सेम ही होगा, और मोटाई अगर डिफरेंट हो जाएगा तो ऑब्जर्वेशन भी डिफरेंट हो जाएगा। लैम्बर्ट का नियम इसी पर आधारित है। तो परावर्तन किससे संबंधित है? परावर्तन से, अपवर्तन से, व्यतिकरण से, रोशनी। तो यहाँ पर रोशनी से संबंधित है।
बट नियम किससे संबंधित है, तो रोशनी से, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रॉब्लम, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इस प्रकाश को, लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में, तो सन से जितना अर्थ तक की दूरी है, उस दूरी को अगर हम लाइट के स्पीड से डिवाइड कर दें तो टाइम निकल जाएगा। इस दूरी को अगर हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है लाइट का स्पीड, अगर इससे हम डिवाइड कर दें इस डिस्टेंस को, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको समय देगा। तो होता है लगभग 8.3 मिनट, 8 पॉइंट, कहीं कहीं 8.2 भी दिया होता है, 8.2 समथिंग होता है, 8.3 मिनट, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, वर्णांधता, यानी कि जो आँख में एक बीमारी होती है जिसमें कि कलर पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको वर्णांधता कहते हैं। किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, में से कोई नहीं। देखिए इसके लिए कोई लेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसको आप जो है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को बचपन से ही होता है, सब पहचानने में बड़ा दिक्कत होता है, इसमें कोई कलर को डिफरेंट पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें किसी भी लेंस का इस्तेमाल नहीं होता, किसी लेंस के साथ इसको दूर नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। एक बच्चे का देखिए यहाँ फोटो दिया हुआ है जिसको कि ये बीमारी पहले से ही है। 8 नंबर देखिए, प्रोटेनोपिया, जिसको हम कहते हैं डेल्टोनिज्म, एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। ठीक है, प्रोटेनोपिया में जो पेशेंट होते हैं वो कौन सा रंग नहीं देख पाते हैं, हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग, उपयुक्त सभी रंग। तो इसमें से उपयुक्त सभी रंग होगा, क्योंकि हरा, लाल किसी का भी मतलब विभेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप फोटो में देखिए, नॉर्मल विजन में आप देखिए इस तरह का कलर दिखाया गया है, लेकिन जब वही ये बीमारी हो जाता है ना, जब ये बीमारी हो जाता है प्रोटेनोपिया, तब क्या पता चला कि आपको लाल का पता नहीं चल रहा है। देखिए लाल की जगह पे आपका कैसा कलर हो गया है, पता ही नहीं चलेगा, है ना। उसी तरह से मतलब हर एक कलर का आप देख रहे हैं, चाहे हरा हो, इसका भी पता नहीं चल रहा है, यानी कि लाल, हरा हो या नीला हो, तीनों में से किसी रंग का पता नहीं चलता है, यानी उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों और मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सा गैस है। कौन सा गैस है जो ओजोन को, O3 को, है ना, डैमेज करता है। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये बहुत ही डेंजर गैस है जो ओजोन परत को नष्ट, आप फोटो में देख सकते हो, ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन है, इसमें अल्ट्रावायलेट जो किरण होता है ABC 3 प्रकार के होते हैं, है ना, वो जो पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। उनको रोकने के लिए ओजोन लेयर बना हुआ है, आप देखें ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में है ओजोन का लेयर, और ओजोन लेयर CFC जब मोलिक्यूल्स जब आता है वायुमंडल में, तो क्या करता है, उसके CFC मोलिक्यूल्स के जो क्लोरीन होते हैं वो जा करके अटैक करते हैं, और उसमें से ऑक्सीजन को, यानी कि जो O3 था वो उस O3 को तोड़ देते हैं और O2 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी O3 ओजोन जो लेयर है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है ना। यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैस है बहुत डेंजर गैस है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 3 नंबर देख लीजिए, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। ओजोन परत जो है हमारी रक्षा किससे करती है ना। तो ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली जो विकिरण होता है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रे होता है ABC टाइप का, उसमें से आप देख सकते हैं कुछ टाइप के रे को क्या करता है ओजोन रोक देता है। जैसे आप देख लीजिए C टाइप का है ना, इसको बिल्कुल रोक दिया, A टाइप तो आ जाता है, B टाइप हल्का पार होता है, लेकिन C टाइप को बिल्कुल ही रोक देता है। तो इसमें आपका पूछ रहा है किससे करते हैं रक्षा हम लोग को, तो पराबैंगनी विकिरण से, जो ऊपर से हम लोग को आता है उससे हम लोग को रक्षा करती है ओजोन लेयर। 11 नंबर क्वेश्चन है, उस दृष्टि दोष का क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र से दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देता है। देखिए होता क्या है कि एक तो होता है कि जस्ट एकदम जहाँ पे बनना है, मतलब इमेज जो बनना है वहाँ पे भी दिखाई देगा और उससे हट के भी दिखाई देगा। अगर मान लीजिए कि ए पर यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे अगर बनना है इमेज हमें रेटिना का, और यहाँ पे ही बन रहा है, इससे कि कहीं बगल में भी बन रहा है, यानी कि एक ही व्यक्ति को, एक ही
वस्तु का इमेज डबल भी दिखाई देता है। ये थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उसको, एक तरह से मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं दिखाई देगा, और एक थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा अच्छा है, यानी कि दो फिगर दिखेंगे, उसको पता नहीं चलता है कि ये ओरिजिनल है कि ये ओरिजिनल है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे जो है दिखाई देता है किस दोष में, विकृति में, निकट दृष्टि दोष में, अभिद्रुतता में, दुर्जटता में। देखिए ये फोटो जो बना हुआ है एक बेलनाकार लेंस का, बेलनाकार लेंस से दूर किया जाता है अबिंदुता का, अबिंदुता में ऐसे घटनाएं घटती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 12 में देखिए जूम लेंस क्या होता है। लेंस को जब जूम कर करके इमेज लेते हैं आप, है ना, तो क्या होता है, क्या एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है? कैसे होगा, नियत फोकस रहेगा तो फिर जूम होगा ही नहीं। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। हाँ ये हो सकता है परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस, इसको आप जूम कर सकते हैं। यह लेंस रेडियो टेलीस्कोप में प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ये आप देखिए जो हाथ में ली हुई है ये क्या है, एक ऐसा लेंस है जिसको आसानी से जूम कर करके आप इमेज ले सकते हैं। तो यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। आइए 13 नंबर, डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर पी इक्वल टू 1/f पढ़े होंगे, या एफ इक्वल टू 1/p, एक ही बात है ना। तो डायोप्टर जो है वो किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की। ये लेंस की क्षमता की मात्रक है डायोप्टर, है ना। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापा जाता है। 14 देखिए निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है हरित प्रकाश, लाल प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, पीत प्रकाश। ये बैंगनी प्रकाश जो है, बैंगनी कलर का आप जानते होंगे कि वेवलेंथ कम होता है ना, इस वजह से न्यूनतम वेग से कांच में संचलन होता है। ऑप्शन नंबर सी। आइए 15 नंबर पर क्वेश्चन को करते हैं। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था? देखिए टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था, कौन सा प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर्वप्रथम? गैलीलियो, कोपरनिकस, माइकल फैराडे, न्यूटन। आप फोटो में देख सकते हैं ये कौन है, गैलीलियो है। गैलीलियो ने सबसे पहले रात्रि में आसमान देखा था टेलीस्कोप के माध्यम से। देखिए टेलीस्कोप किस तरह से आसमान देख रहे हैं, वो फिगर है, आप फिगर से भी याद रख सकते हैं, गैलीलियो का एक फिगर है। 16 देखिए प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रकाशीय दूरबीन जो ऑप्टिकल दूरबीन होते हैं, एक रेडियो दूरबीन होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं, है ना। क्यों ऐसा है कि रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं प्रकाशीय दूरबीन से? ऑप्शन ये है कि वे मंद मंदाकिनियों गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है वे मेधाच्छादित परिस्थितियों में भी काम कर लेते हैं। ऑप्शन सी है वे दिन और रात के दौरान काम करते हैं। उपयुक्त सभी। आप फोटो देख सकते हैं, एक रेडियो वाला है, एक रेडियो टेलीस्कोप है, आप देख सकते हैं कितनी, और एक जो आपका है वो ऑप्टिकल है। तो इसमें क्या होगा कि ये तीनों का सही है, ABC यानी डी उपयुक्त सभी। ये क्यों अच्छे हैं? तो तीनों कारण है अच्छे होने का। रेडियो दूरबीन क्यों अच्छा है प्रकाशीय दूरबीन से? तो तीनों रीजन है। पहला रीजन क्या है कि वे मंद मंदाकिनी गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं, और वे प्रकाशीय दूरबीन जबकि ऐसा नहीं कर पाते हैं। रेडियो दूरबीन जो क्या करते हैं, तो वे मेधाच्छादित परिस्थितियों में भी काम कर लेते हैं। अगर मेघ बादल वगैरह भी है, मतलब वहाँ पर लगा, तो भी ये अच्छे से क्या कर लेते हैं, मतलब इमेज दिखा देते हैं। और रेडियो दूरबीन दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकल ऐसा नहीं कर सकता। तो तीनों का तीनों रेडियो दूरबीन में होता है, इस वजह से अच्छा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 70। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होते हैं क्या कहलाता है? अत्यंत दिशिक, फोटो में देखा होगा, एक फोटो आप देख रहे होंगे कि इसमें कौन सा किरण मिटाने वाला ग्लेजर होता है, मेसर होता है, लेजर होता है। ये आपका लेजर होता है, लेजर लाइट का नाम सुने होंगे, है ना। तो लेजर लाइट होता है, LASER होता है, ये लेजर लाइट, है ना। यही आपका ऑप्शन डी सही होगा। अत्यंत दिशिक होते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। 18 प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना पड़ता है? पूर्ण अभी जैसे हमने देखा था हीरे वाला में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, यानी घना माध्यम से पतला माध्यम में, है ना, जब लाइट जाती है तभी ऐसी घटना घटती है। यानी कांच से जल, कांच से जल, कांच यानी कांच तो आपका डेंसर हो गया, है ना, वाटर के रेस्पेक्ट में।
ये सही हो सकता है। अगला भी देख लेते हैं, बी, जल से कांच। देखिए जल से कांच, जल जो है रेयर है किसके रेस्पेक्ट में, कांच के रेस्पेक्ट में, ये तो नहीं हो सकता है। वायु से जल, वायु से जल भी नहीं हो सकता है क्योंकि वायु रेयर है और जल जो है डेंसर है उसके पीछे। वायु से कांच, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसका डेंसिटी यानी डेंसर का मतलब होता है घना, तो अगर आप वाटर और एयर में पूछा जाए तो वाटर डेंसर मीडियम है और एयर रेयर मीडियम है। लेकिन अगर वाटर कांच में पूछा जाए, ग्लास में, तो ग्लास डेंसर होगा। और यानी कि ग्लास अगर है और ग्लास से वाटर में जा रहा है लाइट, तो वहाँ पे आपका घटना ये देखने को मिलेगी, पूर्णांतिक परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये आप फोटो में देख सकते हैं, है ना, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। एक ऐसा एंगल आता है कि ये 90 डिग्री पर रिफ्लेक्टेड रे जाता है, 90 डिग्री पर। तब हम नीचे वाला जो एंगल होता है डेंसर मीडियम वाला, उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, है ना। यानी डेंसर मीडियम में एक इंसिडेंट एंगल का मान जो रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो होता है, यानी कि जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है रियर मीडियम में। और डेंसर मीडियम में जो इंसिडेंट एंगल है उसको हम क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे अगर आपका लाइट जा रहा है डेंसर से रियर में, तो क्या होता है कि लाइट जो है वो उसी मीडियम में मुड़ जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं, थर्ड में आप फिगर में, तो उसी मीडियम में जब मुड़ गया तो इसको हम कहते हैं पूर्णांतिक परावर्तन। यानी पूर्णांतिक परावर्तन के लिए जो होता है आपतन कोण का जो मान होता है वो क्रांति कोण से यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा नहीं होगा तो एक घटना देखने को नहीं मिलेगी। अब इससे क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल है कुछ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। आप देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर में भी इसका इस्तेमाल होता है, डायमंड जैसे भी चमकता है, ये भी देख रहे होंगे। ब्रिक मरीज का आप देखे होंगे। ये सब जो एग्जाम्पल तीनों आप देख रहे हैं, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ये सब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये 19 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। शब्द है इंसोलेशन का क्या अर्थ है। इंसोलेशन का एक होता है हीट बजट। पिछले वीडियो में हमने बताया था हीट बजट के बारे में, यानी जितनी ऊष्माएं आती है सूर्य से वो सारे कैसे कैसे खपत होता है, उनका कैसे कैसे बंटवारा होता है, वही हीट बजट के रूप में जाना जाता है। ये आप फोटो में आप देख रहे होंगे कि ग्राउंड में कितना ऑब्जर्वेशन हुआ है ना, 100% ऊपर से आया, कितना कितना कहाँ हुआ, 5% क्या हुआ है ना, 20% क्या हुआ, 30% तो रिफ्लेक्टेड हो रहा है ऊपर ही। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको ही हम कहते हैं इंसोलेशन। यानी इंसोलेशन का मतलब होता है कि आने वाली सौर विकिरण इंसोलेशन। ठीक है, इंसोलेशन इस चीज को कहते हैं। ये तो नेक्स्ट देखिए 20, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा में सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है। देखिए आप ये फोटो में देख रहे होंगे, ये सोर्स रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम, इससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलते रहते हैं, जिसमें कि गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है ना, अल्फा पे प्लस चार्ज होता है, बीटा पे, तो गामा का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गामा। ठीक है ना, और जिसका पेनिट्रेटिंग पावर सही होगा बहुत तेजी से पार कर जाएगा किसी में। लेकिन अल्फा का गम कम होता है, लेकिन अब अल्फा जो है, अल्फा पार्टिकल या जिससे गुजरेगा जिस मीडियम से, उसको आयनीकृत कर देता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट नहीं गुजरता है, इसलिए अगर यहाँ पे कहा आयनिक कौन ज़्यादा करता है तो अल्फा करता है। लेकिन वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा, पेनिट्रेटिंग पावर किसका सबसे ज़्यादा है, तो गामा का है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है। एक्सरे से, गामा रे से, बीटा रे से, अल्फा रे, तो गामा रे से, क्योंकि इसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। गामा रे से आप देख सकते हैं फोटो में, अल्फा जो है हाथ को भी नहीं पार कर पा रहा है। देखिए बीटा हाथ को पार कर गया लेकिन एल्युमिनियम को नहीं पार कर गया, लेकिन गामा जो है हाथ को पार कर गया, एल्युमिनियम को भी लेट पे जाकर हो गया। तो गामा जो है वो ज़्यादा जो है जैविक क्षति कर सकता है। गामा ऑप्शन बी सही होगा। 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। एक्सरे में, अल्फा किरणें में, गामा किरणें में, बीटा किरणें में, इसमें सबसे कम आप देख सकते हैं फोटो भी में देख सकते हैं कि लॉन्ग एनर्जी, लॉन्ग वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी। देखिए वेवलेंथ जब ज़्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होता है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का जैसे उल्टा है ना। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो गामा है सबसे लास्ट में, सबसे पहले रेडियो वेव है ना, यानी गामा का जो है आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला इसमें आपका गामा किरण है,
सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला गामा किरण, क्योंकि ऊपर की जो डिस्टेंस आप देखिएगा, जैसे देखिए इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो यहाँ से ऊपर के जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस टॉप वाला, इसी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, यही लेमडा होता है। तो ये सबसे कम किसका है, आपको देख सकते हैं गामा का, यानी और सबसे अगर इधर देखा जाए ज़्यादा में तो रेडियो वेव का है, गामा का सबसे कम है, यानी कि गामा का जो तरंग दैर्ध्य कम है, इस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका हो गया सी ऑप्शन। 23 देख, कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? द्वारक, उद्भासन समय, लेंस की फोकस दूरी, कैमरे का आकार। तो द्वारक, एपरेचर जिसको बोलते हैं, एपरेचर जो है वो तीक्ष्णता को तय करता है। एपरेचर फोटो में आप देख सकते हैं, एपरेचर है, एपरेचर कम बेसी अगर रहेगा, किसका एपरेचर ज़्यादा किसका एपरेचर कम है ना, उसके अनुसार से ही तय होता है उसकी तीक्ष्णता, शार्पनेस। आइए हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश, प्रकाश स्तंभ जो है वो समुद्र के किनारे लगा हुआ होता है। जब जरूरत पड़ती है उसको, जैसे कोई डायरेक्शन वगैरह भूल जाता है तो उसमें काम आता है। समुद्र में बहुत सारे ऐसे हैं जहाज वगैरह जो कि चले जाते हैं, उनको डायरेक्शन पता नहीं चलता है, तो लाइट के सहारा से वहाँ लाइट है वहीं पे हमें जाना है और देखकर चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, ए है भीड़ वाले महानगरों में रात में यातायात जाम होने पर मार्गदर्शन करना और जाम हटाना, बिल्कुल नहीं। धार्मिक स्थानों में रात में एकत्रित भीड़ का मार्गदर्शन करना और उसकी सहायता करना, ये भी सही नहीं। रात में आने वाली पोतों को बंदरगाह का स्थान बताना। और एक डी है समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना, ये ज़्यादा डी है। सी भी लग रहा है लेकिन सी के लिए दूसरा कुछ है जो कि काम करता है, लेकिन समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करने में ये सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त होगा। 25 में वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एवं रिकग्निशन, ऑप्टिकल टेक्स्ट रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन और ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, OMR सीट जो कहते हैं, जिससे कि अभी ऑब्जेक्टिव फ्यूचर वाला एग्जाम लिया जाता है, वही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका 25 क्वेश्चन फिजिक्स से। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप तक नहीं किया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।